हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप कुछ भी कभी भी कहीं से भी पढ़ सकते हैं एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज एपी। यस, इसके अंदर हम कवर करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, nth टर्म ऑफ एपी के बारे में डिस्कस करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले ही बता दूं कि यहां पर इस वीडियो में थ्योरी करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे और जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो मैं पिक करूंगी आपके एनसीईआरटी बुक के अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज से। तो अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे लास्ट तक तो लगभग आप समझ लो कि एनसीईआरटी का जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है वो मोटा मोटी आपका इस वीडियो में ही कवर हो जाएगा। तो जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे वो आप जब प्रैक्टिस करने के लिए बैठोगे यू विल बी एबल टू सॉल्व देम ऑल। ओके, सो आर वी रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नाम तो बड़ा भारी भरकम सा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे कि पता नहीं क्या पढ़ने वाले हैं, बट कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल, सीधा साधा सा। और मैं ये भी बता दूं लेसन के शुरू होने से पहले ही कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ये ट्रेंड पाया गया है कि हर साल इस लेसन से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मतलब 1 या 2 नंबर का और दूसरा 3 या 4 नंबर का, राइट। तो कुल मिला के 5-6 नंबर के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं और इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 2 कॉन्सेप्ट्स हैं जो समझना है एंड यू आर डन। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है इट इज़ अबाउट कह सकते हो कि पिगी बैंक की बचत के बारे में पढ़ेंगे हम। पिगी बैंक की बचत, मुझे याद आया जब मैं छोटी थी तो एक पिगी बैंक था मेरे पास। तो मेरे पापा मुझे कुछ पैसे दिया करते थे, मतलब कुछ पैसे मतलब महीने के 100 रुपये टाइप्स पिगी बैंक में डालने के लिए। और ऐसी डील हुई थी पापा के और मेरे बीच में कि हर महीने वो जो पैसे हैं वो थोड़े बढ़ जाएंगे। तो अगर पहले महीने मुझे 100 रुपये मिलेंगे तो अगले महीने 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 110 मिलेंगे। उसके अगले महीने 10 रुपये और एक्स्ट्रा, यानी कि 120। उसके अगले महीने 130, फिर 140, ऐसे करते करते हर महीने मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, अब पिगी बैंक में तो मैं डालती चली जा रही थी, पर जब साल खत्म होता था तो टाइम आता था पिगी बैंक को फोड़ने का और ये देखने का कि कितने पैसे बने, राइट। तो अब अगर एक ऐसे सिनेरियो में मैं पूछूं कि अगर मैं इसी पैटर्न से पिगी बैंक में पैसे डालती जा रही हूं, पहले महीने 100, फिर 110, फिर 120, फिर 130, और मैं अगर पूछूं कि भाई 3 साल के बाद कितने पैसे हो जाएंगे, अब बैठ के ये सारे पैसे जोड़ना कुड बी टीडियस, राइट। तो इसीलिए क्यों ना हम कुछ शॉर्टकट अपनाएं, और वहीं पे आता है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट। तो ऐसे केस में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है जहां पर एक पैटर्न है, जहां पे यहाँ पे जैसे जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो क्या है, 100, 110, 120, 130, 140, 150, एक पैटर्न है, राइट। क्या पैटर्न है? हर एक नंबर जो है अपने पिछले वाले नंबर से 10 ज़्यादा है, यानी कि हर नंबर पे मैं 10 ऐड कर रही हूं तो मुझे अगला नंबर मिल रहा है, तो ये मेरा पैटर्न है, राइट। तो इसी तरह के लिस्ट ऑफ नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। सुनैना को नई जॉब मिली है, उसे सैलरी ऑफर किया गया है 10,000 रुपीज पर मंथ, और उसे यह भी बता दिया गया है कि हर साल उसे 1,000 रुपए की इंक्रीमेंट मिलेगी। ठीक है, तो सुनैना ने जॉब ज्वाइन किया है इस साल 10,000 रुपये पर मंथ में। तो अगर मैं पूछूं कि आज से 17 साल बाद सुनैना की सैलरी कितनी होगी, राइट। तो हमारे पास फिर से एक इस तरह की लिस्ट बन जाएगी। कैसी लिस्ट? इस साल सैलरी कितनी है? 10,000। अगले साल कितनी होगी? 1,000 ज़्यादा, यानी कि 11,000। उसके अगले साल कितनी होगी? 1,000 और ज़्यादा, यानी कि 12,000, फिर 13,000, 14,000, 15,000। तो यहाँ पे भी एक पैटर्न है जहाँ पर हर 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि 1000, वो सेम है, राइट। और यही है हमारा एपी। तो मैथमेटिकली अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि ये एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर है जहां पर
हर दो कंसेक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज सेम। यानी कि जो हमारा मतलब पहला नंबर है उस पर हम कुछ ऐड करते हैं तो दूसरा मिलता है, फिर उस पर हम उतना ही ऐड करते हैं तो तीसरा मिलता है, फिर उसमें उतना ऐड करते हैं तो चौथा मिलता है। तो इस तरह की जो सीरीज होती है उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, शॉर्ट में कहते हैं एपी। कुछ टर्मिनोलॉजीज, अब इस लिस्ट के जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं टर्म। जैसे कि जो पहला नंबर है उसे हम कहेंगे फर्स्ट टर्म, जो आखिरी नंबर है उसे हम कहेंगे लास्ट टर्म, कोई चौथा नंबर है तो हम कहेंगे फोर्थ टर्म। उसी तरह अगर हम कहें कि कोई nth पोजीशन पे नंबर है, कितने पोजीशन पे एग्जैक्टली पता नहीं, तो हम क्या कहेंगे, nth टर्म एग्जैक्टली। ठीक है, क्लियर हो रहा है, हम बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं। और अभी अभी हमने बताया कि एपी में एक बहुत क्रिटिकल रोल कौन प्ले करता है, जो डिफरेंस होता है, क्योंकि वो डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि पहला और दूसरे टर्म के बीच का जो डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस होना चाहिए दूसरे और तीसरे टर्म के बीच में, उतना ही डिफरेंस होना चाहिए तीसरे और चौथे टर्म के बीच में, उतना ही डिफरेंस होना चाहिए चौथे और पांचवें टर्म के बीच में। और इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसे हम जनरली डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर डी से। ठीक है, और इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर हमारे पास एक सीरीज दी हुई है तो हम कहेंगे कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज कॉमन डिफरेंस। और वेरीफाई करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पिगी बैंक वाला एग्जाम्पल लेते हैं। तो उसकी जो सीरीज हमारी थी, जो लिस्ट थी, वो कैसी थी, 100, 110, 120, 130, 140 एंड सो ऑन। तो यहाँ हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 100। यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, 10, क्योंकि हर दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 10 एंड वो जो डिफरेंस है दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हो गया 10। कॉमन डिफरेंस जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक ऐसी लिस्ट हो जिसमें पहला टर्म मेरा 100 है, उसके बाद का नेक्स्ट टर्म मेरा 80 है, फिर अगला टर्म 60 है, अगला टर्म 40 है, अगला टर्म 20 है, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, घटते जा रहे हैं नंबर्स। कितने घटते जा रहे हैं, 20 घटते जा रहे हैं। तो यहाँ अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 80 माइनस 100 कितना, -20। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। ठीक है, तो कुल मिला के किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन, जहां पर d हमारा कॉमन डिफरेंस है और a हमारा फर्स्ट टर्म है। कई बार आपके आगे इस तरह की सिचुएशन आ सकती है कि आपको एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दी हुई है और आपको पूछा जाएगा कि क्या ये एपी है। अब कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है या नहीं, ये बताने के लिए कॉमन डिफरेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपको पहले देखना है कि इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है और इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है। अगर हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है, वही सेम नंबर है, यानी कि कॉमन डिफरेंस है, यानी कि वो जो लिस्ट दी हुई है वो एपी है। अब एपी दो तरह के होते हैं, एक होता है फाइनाइट एपी, एक होता है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट मतलब जो इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलते रहता है, राइट। तो फाइनाइट एपी मतलब एक ऐसा एपी जिसका एक फिक्स्ड लास्ट टर्म हो। जैसे कि फिर से मेरे पिगी बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने पिगी बैंक में पैसे डालना शुरू किया साल के शुरू में, जनवरी महीने से, और मैंने कहा कि ये जो पिगी बैंक में पैसे डलेंगे सिर्फ 1 साल के लिए डलेंगे। ठीक है, तो यानी कि जो मेरी लिस्ट ऑफ नंबर्स होगी वो कैसी होगी, 100, 110, 120, 130 कि कहाँ तक होगी, ऐसे सिर्फ 12 नंबर्स होंगे, क्योंकि 1 साल तक ही चलना है और हर महीने का एक नंबर, यानी कि हर महीने कितने पैसे डाले वही रहेगा। तो इस वाले जो लिस्ट होगी, इस लिस्ट में हमारे सिर्फ 12 टर्म्स होंगे, तो एक फिक्स्ड लास्ट टर्म होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फाइनाइट एपी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मैं ये जो पिगी बैंक में डालने का सिलसिला है ये चलाती रहूं हमेशा के लिए, उस केस में मेरा कोई फाइनाइट लास्ट टर्म नहीं है, वो इन्फिनिटी तक चलते जा रहा है,
राइट, हमें पता नहीं कब तक चलेगा, तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट एपी। तो कई बार आपको जब इसकी रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करूं तो काफ़ी आपको ऐसी सीरीज दिखेगी जो इस तरह से स्टार्ट होगी 2 4 6 8 कॉमा देके फिर डॉट 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 डॉट, लास्ट में कोई नंबर लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो वो क्या है, वो है इनफाइनाइट एपी। और कुछ ऐसे सीरीज होंगे जो स्टार्ट तो इसी तरह से होंगे 2 4 6 8 और डॉट 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 के बाद लास्ट में एक टर्म होगा 20 या 40 या 50, यानी कि ये फाइनाइट एपी है। क्लियर? तो ये था हमारे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बिल्कुल बेसिक लेवल की, मतलब ये होता क्या है। अगर इतना समझ में आया है तो अभी फटाफट पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ, हम कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस ट्राई करने वाले हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस में भी है। तो मेरे साथ साथ आपको भी करना है सॉल्व, और अगर आपने सॉल्व कर लिया तो समझ लो कि बेसिक कॉन्सेप्ट तो भैया क्लियर है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, एपी और नॉट एन एपी। तो सिनेरियो को देखते हैं और फिर बताते हैं कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। सो ये हमारा गिवन सिनेरियो है। इस सिनेरियो के हिसाब से टैक्सी फेयर जो है, एक बेस फेयर जिसे हम कहते हैं, वो है ₹15। ठीक है, तो ₹15 है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो पहला 1 किलोमीटर के लिए है ₹15। ठीक है, 2 किलोमीटर्स के लिए कितना होगा, 15 + 8। 3 किलोमीटर्स के लिए कितना होगा, 15 + 8 + 8। 4 किलोमीटर्स के लिए कितना होगा, 15 + 8 + 8 + 8। करेक्ट। तो अगर हम इसका एक बनाते हैं सीरीज इस तरीके से 15 + 8 15 + 8 + 8 15 + 8 + 8 + 8, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हर दूसरे टर्म के बीच में 8 का डिफरेंस है। दैट मीन्स the difference between any two successive or consecutive terms is 8. That means इनका एक common difference है, right? हर दोनों टर्म के बीच में 8 का गैप है, तो इसीलिए ये एक arithmetic progression है। Question number 2. The cost of digging a well after every meter of digging when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter. काफ़ी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 मीटर डिग करने के लिए जो कॉस्ट है दैट इज़ 150, मतलब जो पहला 1 मीटर है उसके लिए 150 है। उसके बाद हर 1 मीटर के लिए, जैसे अब 2 मीटर अगर डिग किया तो कितना कॉस्ट लगेगा, 150 + 50। उसके बाद अगर 3 मीटर डिग किया तो कितना लगेगा, 150 + 50 + 50। ठीक है, तो इसकी अगर हम सीरीज बनाते हैं तो हम क्या देखेंगे कि हर 2 टर्म के बीच में द डिफरेंस इज 50। दैट मीन्स इट हैज़ अ कॉमन डिफरेंस एंड देयरफॉर ये भी एक एपी है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एपी फॉर गिवन वैल्यू ऑफ ए एंड डी। ए रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म एंड डी रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस। सो द फर्स्ट टर्म इज -2, दैट मीन्स दिस प्रोग्रेशन विल स्टार्ट विथ -2। कॉमन डिफरेंस इज 0, यानी कि 2 कंजिक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 0। तो यानी कि ये सीरीज कुछ ऐसा होगा, -2 -2 -2 एंड सो ऑन। बट इसे भी हम एपी ही कहेंगे, राइट, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 है। हर 2 टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस इज 0। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एपी ये एक एपी है। नेक्स्ट वन, ए इज -1 एंड डी इज हाफ। तो यानी कि पहला टर्म शुरुआत होगी -1 से, कॉमन डिफरेंस है 1/2। कॉमन डिफरेंस का फंडा ये है कि जब भी हमें कॉमन डिफरेंस निकालना हो ना तो हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, उसी तरह थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, उसी तरह फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, और इन सब के डिफरेंस का जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इज 1/2, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज 1/2। तो हमारा सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म +1/2
तो हम क्या करेंगे, -1 के साथ +1/2 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, -1/2। अब -1/2 के साथ +1/2 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 0। 0 के साथ +1/2 जोड़ देंगे कितना मिलेगा, 1/2। 1/2 के साथ 1/2 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 1। तो इस तरीके से चलता रहेगा हमारा ये एपी। ठीक है, तो समझ आ गया कॉन्सेप्ट। बहुत बार क्या होता है ना कि डी की वैल्यू दी होती है और बच्चों को समझ नहीं आता है कि पहले टर्म में डी को जोड़ें कि सब्ट्रैक्ट करें। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉमन डिफरेंस का मतलब है डिफरेंस ऑफ द टू टर्म्स, और वो डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, एंड ये सारे डिफरेंस सेम होते हैं, तभी हम उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 4, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर एक एपी दिया हुआ है, हमें बताना है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो ये ना बहुत ही टुच्चे वाले क्वेश्चन है बेसिकली, बट हम इजी से ही स्टार्ट करते हैं ताकि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला टर्म क्या है मेरा, 3, तो पहला टर्म तो 3 हो गया। और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया -2। ठीक है, जस्ट टू वेरीफाई आप ये करके देख सकते हैं कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्या आएगा, -1 यानी कि -2 विच इज इक्वल टू दिस कॉमन डिफरेंस। वो जस्ट वेरिफिकेशन के लिए आप ये चीज देख सकते हो कि हर दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। दूसरा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। चाहे डेसिमल्स में हो नंबर्स, चाहे फ्रैक्शंस में हो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। यू विल ट्रीट इट जस्ट लाइक एनी अदर एपी। ठीक है, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए डेसिमल्स या फ्रैक्शंस या स्क्वायर रूट उन्हें कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। वी विल डू इट द वे वी डू इट। ठीक है, तो यहाँ पर पहला टर्म क्या है, 0.6, तो ए हो जाएगा 0.6। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1.7 माइनस 0.6 हो जाएगा 1.1। और जस्ट फॉर योर सेक अगर आप चाहो तो 2.8 माइनस 1.7 करके देखो, वो भी आएगा 1.1। 3.9 माइनस 2.8 करके देखो, वो भी आएगा 1.1, विच मीन्स दैट दिस इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। क्वेश्चन नंबर 5, राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो इसके बाद के 3 टर्म्स हमें लिखने हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो हम आराम से लिख सकते हैं, फिर उस कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाएंगे हर टर्म के बाद, है ना, सिंपल है। तो अभी यानी कि हमारा टारगेट क्या है कि इसका कॉमन डिफरेंस निकालना। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 5/2 माइनस 2, ये हो जाएगा 2, 5 माइनस 4, दैट इज 1/2। तो कॉमन डिफरेंस हो गया 1/2। अब हम आगे के टर्म्स कैसे निकालेंगे, 7/2 के साथ हम 1/2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8/2 यानी कि 4। 4 के साथ 1/2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 1/2 यानी कि 9/2। 9/2 के साथ 1/2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। तो इस तरह से हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लिए। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकल गया, तो अब आप कोई भी टर्म्स निकाल सकते हो। एक और ट्राई करते हैं, 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर भी पहले कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा √2। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए देख सकते हो कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म अगर आप करते हो तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, 2√2 माइनस √2 विच इज़ 1√2। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, तो ये एक एपी है। डी निकल गया। अब इसके आगे के टर्म्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसके साथ √2 और ऐड कर देंगे। सो 3 + 3√2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, 3 + 4√2। इसके साथ अगर प्लस √2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी प्लस √2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 5√2। इसमें फिर से प्लस √2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 6√2। तो इस तरीके से हम आगे के 3 टर्म्स निकाल लिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन।
तो ये जो है इस केस में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, √6 माइनस √3। वेरिफिकेशन के लिए चेक करते हैं कि भाई थर्ड और सेकेंड टर्म का कॉमन डिफरेंस भी सेम है कि नहीं। वो हो जाएगा √9 माइनस √6, बट √9 माइनस √6 और √6 माइनस √3 तो सेम नहीं है, यानी कि यहाँ पर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, एंड देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी है ही नहीं। अब चूंकि एपी नहीं है तो फिर हम अगले 3 टर्म्स भी नहीं निकाल सकेंगे, करेक्ट, विद दिस लॉजिक ऑफ एपी। तो ये तो हमारा हो गया गड़बड़। वो हो तो बेसिक्स तो क्लियर हो गया। अब आ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जहाँ से एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। कई बार क्वेश्चंस को एग्जामिनर एकदम ट्विस्टेड बना के, कॉम्प्लिकेटेड बना के भी पूछते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ही इतना सिंपल है कि हम तो सब सॉल्व कर लेते हैं, राइट। और ये टॉपिक है nth टर्म ऑफ एन एपी। यानी कि अगर मेरे पास एक एपी दिया हुआ है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, और मैं अगर आपसे कहूँ कि यार मुझे ना इस एपी का 50th टर्म जानना है, भाई 50th टर्म जानना मजाक थोड़ी है। अब 50वें टर्म तक बैठ के लिखती थोड़ी रहूंगी कि 50वां टर्म क्या होगा। लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाली हूं जो हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है इस यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बेस पे, और इस फॉर्मूले से 50th टर्म क्या, आपको 500th टर्म भी चाहिए होगा तो वो भी हम निकाल देंगे फटाक से, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है, और अगर हमें ये पता है कि कितने नंबर का टर्म निकालना है, मतलब 5वां टर्म निकालना है या 15वां टर्म निकालना है या 20th टर्म निकालना है, अगर वो पता है तो हम निकाल सकते हैं nth टर्म ऑफ एपी। कैसे? nth टर्म ऑफ एपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं an से, जहां पे n हम सबस्क्रिप्ट की तरह लिखते हैं। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया है बेस्ड ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले के डेरिवेशन पे नहीं जा रही हूँ, बिकॉज वी जस्ट वॉन्ट टू सी इट्स एप्लीकेशन, हम इसे यूज़ कैसे करते हैं, राइट। तो हम फॉर्मूले के डेरिवेशन वगैरह पे नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम कोई भी nth टर्म निकाल सकते हैं। इनफैक्ट उस एपी का कोई भी जनरल टर्म हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में अगर आप n की वैल्यू 1 डाल दोगे तो वो उस एपी का पहला टर्म होगा, n की वैल्यू 2 डाल दोगे तो उस एपी का दूसरा टर्म होगा, सेकेंड टर्म। n इज इक्वल टू 3 विल इंडिकेट द थर्ड टर्म, 4 फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, ठीक है। सो दिस इज ऑफन कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। सो दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ टाइम स्पेंड करें और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस सॉल्व करें। कई बार आपको इससे वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो हम हर वैरायटी के क्वेश्चंस अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो पेन और पेपर तो हाथ में ही है ना सबके, तो चलो लास्ट तक देखना, सारे क्वेश्चंस देखना, और उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी से प्रैक्टिस भी करना, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 30th टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4... अब 30th हो या 20th, अब तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि nth टर्म कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं हम nth टर्म? nth टर्म ऑफ AP निकलता है a प्लस n-1 इंटू डी, इससे, ठीक है। तो यहाँ पर a यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है, 10, n यानी कि कौन से वाले टर्म की हम बात कर रहे हैं, राइट। जिस तरह यहाँ पे हम कह रहे हैं nth टर्म, तो यहाँ पर कौन से टर्म की हम बात कर रहे हैं, 30th, तो इसीलिए n की वैल्यू हो जाएगी 30। और d कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 7 माइनस 10 दैट इज -3, 4 माइनस 7 भी -3, ठीक है। तो सारी वैल्यूज हमें पता है, बस इन्हें पुट करने की देरी है। तो 10 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू -3, तो ये हो जाएगा -77। तो ये हो जाएगा हमारा nth टर्म। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन एपी। ये मज़ेदार है। 2 है, बीच वाला को गायब कर दिया है, उसके बाद 26 है,
तो अगर मान लेते हैं कि ये एक ऐसा एपी है जिसमें ये 3 ही टर्म्स हैं, मान क्या लेते हैं ऐसा ही है, राइट, ये एक ऐसा एपी है जिसमें 3 टर्म्स हैं, पहला है 2, आखिरी है 26 और बीच वाला हमको पता नहीं है। तो हमें क्या पता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें क्या पता है, मान लेते हैं कि ये वाला टर्म है x, मान लेते हैं, तो हमें क्या पता है कि x माइनस 2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 26 माइनस एक्स के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो है विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि x, दोनों x को अगर एक तरफ करें, ये बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, तो सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 26 प्लस 2, तो हम कह सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू 28 या फिर x इज इक्वल टू 14। तो यानी कि ये जो बीच वाला हमारा टर्म है, मिसिंग टर्म हो जाएगा 14। ठीक है, सिंपल था। एक और ट्राई करते हैं इसी टाइप का। पहला टर्म गायब, दूसरा टर्म 13, तीसरा टर्म गायब, चौथा टर्म 3। तो एक टर्म है, एक गायब है। तो यहाँ भी सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस सपोज ये टर्म x है और ये टर्म y है। ठीक है, हमें क्या पता है, 13 माइनस एक्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म विल बी इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक इक्वेशन लेंगे। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को लेते हैं, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि एक ही वेरिएबल है, तो इन्हें हम सॉल्व आसानी से कर सकेंगे, राइट। तो y को अगर हम एक तरफ ले आते हैं तो हो जाएगा 2y, इस 13 को इधर ले जाएंगे तो 13 प्लस 3 यानी कि 16। तो हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू निकल गई। अब एक बार y की वैल्यू निकल गई तो अब हम फोकस करेंगे इस वाले पार्ट पे। ठीक है, अब इस पे फोकस करेंगे तो 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 13। तो यानी कि x क्या हो जाएगा, 13 प्लस 13 माइनस 8 यानी कि 26 माइनस 8 यानी कि 18। तो x की वैल्यू होगी 18 और y की वैल्यू होगी 8, और इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा हमारा AP। क्वेश्चन नंबर 3, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमसे डायरेक्टली ये नहीं पूछा जा रहा है कि इस AP का nth टर्म निकालो, हमें बताया जा रहा है इस AP का nth टर्म दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये जो टर्म है ये कितने नंबर वाला टर्म है, मतलब ये 5th टर्म है, 10th टर्म है, 12th टर्म है, कितने नंबर वाला टर्म है। ठीक है, हमें क्या पता है कि कोई भी AP का जो nth टर्म होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर एक nth टर्म दिया हुआ है जो कि 78 है, और हमें निकालना क्या है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पहला टर्म क्या है 3, तो a की जगह हम लिख देंगे 3, n तो हमें पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 8 माइनस 3 दैट इज 5 इज इक्वल टू 78। तो अब हमारे पास एक सिंपल सा इक्वेशन है जिसे सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 3 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 78, 5n इज इक्वल टू 78 प्लस 5 माइनस 3, तो n हो जाएगा 78 प्लस 5 यानी कि 83 माइनस 3, तो हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जो 5, 5 6 30, तो n की वैल्यू हो जाएगी 16। तो हम कहेंगे कि 78 जो टर्म है ये कितने नंबर वाला टर्म है, ये 16th टर्म है इस AP का। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन AP। अब हमारे पास एक AP दिया हुआ है जिसका फर्स्ट टर्म है 7, लास्ट टर्म है 205, कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे। हमें निकालना है कि इस AP में कितने टर्म्स हैं, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि जो nth टर्म है, चूंकि यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो 205 है, तो बेसिकली वो भी कोई nth टर्म ही तो है। तो अगर इस AP में 10 टर्म है, इन दैट केस 205 मेरा 10th टर्म होगा। अगर इस AP में 22 टर्म है तो 205 मेरा 22वां टर्म होगा, राइट। तो मान लेते हैं कि इस AP में n टर्म्स है, तो 205 जो है ये मेरा nth टर्म होगा। nth टर्म हम कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 7 पहला टर्म, n तो हमें निकालना है, और d की वैल्यू क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d हो जाएगा 6।
दिस इज इक्वल टू 205। तो ये हो जाएगा 7 + 6n - 6 इज इक्वल टू 205। तो इसे हम कह सकते हैं 6n + 1 इज इक्वल टू 205। 6n इज इक्वल टू 205 - 1 यानी कि 204। तो n हो जाएगा 204/6। 6 3 = 18 और 6 4 = 24। तो n की वैल्यू हो जाएगी 34। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुल मिला के 34 यानी कि 34 टर्म्स हैं। आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, बट चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो इसके क्वेश्चन कभी नहीं छूटेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी और नॉट। तो देखो nth टर्म को लेकर के कितने क्वेश्चंस घुमा के आ सकते हैं। एक आ सकता है फाइंड nth टर्म, एक आ सकता है कि nth टर्म दिया हुआ है, बताओ ये कितने नंबर का टर्म है। एक आ सकता है कि एक टर्म दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये इस एपी का कोई टर्म होगा भी कि नहीं। ठीक है, तो अगर ये -150 जो है, अगर ये इस एपी का कोई टर्म होगा, इसका मतलब वो इस एपी का कोई nth टर्म ही होगा, राइट। अगर इसका टर्म होगा तो ऑब्वियसली वो या तो 5th टर्म, 6th टर्म, 20th टर्म, मतलब कोई nth टर्म ही तो होगा, है ना। तो क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट अस सपोज कि ये -150 जो है ये इस एपी का nth टर्म है। ठीक है, तो अगर हमें n की एक वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, जो हमें बता दे कि भाई ठीक है ये इतने नंबर वाला टर्म है, इसका मतलब है ये इस एपी का टर्म हो सकता है। ठीक है, बट अगर हमें n की कुछ उल्टी पुल्टी वैल्यू मिल जाती है जिससे ये पता लगता है कि भाई ये जो है ना कोई भी एक nth टर्म नहीं हो सकता है, दैट मीन्स कि -150 इस एपी का टर्म नहीं हो सकता है। निकाल के देखते हैं, तो an को हम लिख सकते हैं a + n - 1 × d। दिस इज इक्वल टू -150। a यानी कि पहला टर्म जो कि है 11, n तो हमें नहीं पता है, और d क्या होगा 8 - 11, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा -3। दिस इज इक्वल टू माइनस, तो इसको अगर हम आगे कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा +-3n + 3 इज इक्वल टू -150। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया -3n इज इक्वल टू -150 - 3 - 11। तो ये हो जाएगा -3n इज इक्वल टू -153, तो 163 -164, तो n की वैल्यू हो जाएगी 164 / 3। ठीक है, अब 164 / 3 तो आ गया है, बट ये एक फ्रैक्शन ही है, क्योंकि ये जो है 164 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो बेसिकली n की वैल्यू जो है, अगर इसे एक nth टर्म होना है तो n की वैल्यू जो है ये एक होल नंबर होना चाहिए, राइट। या तो ये 5th टर्म, 6th टर्म, 20th टर्म, 21st टर्म तो हो सकता है, बट 2.5th टर्म थोड़ी ना हो सकता है, राइट। तो चूंकि ये जो है ये फ्रैक्शन है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 164/3 इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। ऐसे तो n की वैल्यू कुछ भी आ जाए, बट 164/3th टर्म थोड़ी ना कुछ होगा, राइट। सो देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, लॉजिक समझ आ गया सबको। चलो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। ठीक है, तो इस एपी का जो 11th टर्म है इसको हम कैसे निकालेंगे। a11 हो जाएगा a + n - 1 यानी कि 11 - 1 × d इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है 38, यानी कि हम कह सकते हैं a + 10d इज इक्वल टू 38। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। जो 16th टर्म है यानी कि a + 16 - 1 × d, इसकी वैल्यू दी हुई है 73, यानी कि a + 15d इज इक्वल टू 73। ये हमारा इक्वेशन 2 है। हमें क्या करना है, हमें निकालना है 31st टर्म। अब 31st टर्म निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, a की वैल्यू और d की वैल्यू, पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये 2 चीज़ें हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, 1 और 2, और 2 वेरिएबल्स हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 - 2 कर देते हैं।
यानी कि a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। अब अगर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइंस रिवर्स हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -5d और ये हो जाएगा 35। ठीक है, तो d की वैल्यू हो जाएगी 35/5 यानी कि 7। तो कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया 7। अब d की वैल्यू 7 अगर पुट करते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, लेट्स से इक्वेशन 1 पे अगर हम पुट करें तो a की वैल्यू क्या होगी 38 - 10d, यानी कि 38 - 10 × 7 70। तो ये हो जाएगा -32। तो a और d की वैल्यू तो हमें मिल गई। तो एक बार ये वैल्यूज़ मिल गई तो अब हम आराम से 31st टर्म निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा a + n - 1 × d। तो a की वैल्यू है -32, 31 - 1 हो जाएगा 30 × d है 7। तो ये हो जाएगा -32 + 210 यानी कि 178। तो ये हो जाएगा हमारा 31st टर्म। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी 3-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि यार यहाँ पे तो कोई भी AP दिया हुआ ही नहीं है, कोई सीरीज़ है ही नहीं, तो किसको, मतलब ये यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इसे हम AP के कॉन्सेप्ट के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 3-digit नंबर जो 7 से डिविजिबल है, क्या हम सोच सकते हैं कि कौन सा पहला 3-digit नंबर है? पहला 3-digit नंबर है 100। अब हम देखते हैं कौन सा पहला 3-digit नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। 100 7 से डिविजिबल है? नहीं है। 101 नहीं है। 102 नहीं है। 103 नहीं है। 104 नहीं है। 105 जो है ये 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यानी कि 105 जो है ये पहला 3-digit नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। अब पहला नंबर जो है वो 105 मिल गया। दूसरा नंबर क्या होगा जो 7 से डिविजिबल होगा? 105 के साथ अगर हम 7 ऐड कर देंगे तो वो दूसरा नंबर आ जाएगा, वो हो जाएगा 112। इसके साथ अगर हम 7 ऐड कर देंगे तो तीसरा नंबर आ जाएगा जो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, कैसे, ऐसा कैसे हो रहा है? याद करो 7 का जो हमने बचपन में जो टेबल पढ़ा था, पहाड़ा, याद किया ही होगा। 1 × 7 7, 2 × 7 14, 7 1 = 7, 7 2 = 14, 7 3 = 21। इसका मतलब क्या होता था? 7 × 1 मतलब अगर हमारे पास 7 चीज़ें हैं एक ही बार, मतलब 7 बॉल का एक सेट है एक ही बार, तो वो हो गया 7। ठीक है, अब जहाँ वही 7 बॉल का जो सेट है वो 2 बार होगा तो टोटल कितने हो जाएंगे? 14। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? 7 और 7 को ऐड कर रहे हैं। अब अगर हम 7 को जो है 3 बार ऐड करें, ये 1 2 3 बार अगर हम 7 को ऐड करें तो इसका मतलब हम क्या करते हैं? 7 × 3। तो बेसिकली 7 × 2 का मतलब है 7 + 7, 7 × 3 का मतलब है 7 + 7 + 7। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, राइट? तो हम 7 को कितनी बार ऐड कर रहे हैं? 3 बार, यानी कि 7 × 3। उसी तरह अगर हम कहेंगे 4 × 7, यानी कि हम 7 को 4 बार ऐड कर रहे हैं, राइट? तो ये होता है 28। तो इस लॉजिक के साथ अगर 105 7 से डिविजिबल है तो जो अगला नंबर 7 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा? कोई भी ऐसा नंबर जिसमें हम और 7 जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे 7 जो है 7 से डिविजिबल था, फिर हमने 7 जोड़ दिया, बन गया 14, फिर हमने 7 और जोड़ दिया, बन गया 21, फिर हमने 7 और जोड़ दिया, बन गया 28। उसी लॉजिक के साथ हम इस सीरीज़ को भी लिख सकते हैं। बट चूंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ 3-digit नंबर के बारे में पूछा गया है तो हमें ये भी देखना होगा कि कौन सा लार्जेस्ट 3-digit नंबर है दैट इज़ डिविजिबल बाय 7। फॉरगेट अबाउट 7, लार्जेस्ट 3-digit नंबर क्या है? 999। क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं है। 998, 997, 996, 995, 994। अब आपको देखना है कि इनमें से 7 से डिविजिबल कौन सा वाला है? ये वाला है।
तो यानी कि ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, तो हमारा जो लास्ट नंबर होगा वो हो जाएगा 994। अब ये क्या बन गया, ये बन गया एक एपी, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 7, हर दो टर्म के बीच में डिफरेंस है 7, तो ये एक एपी है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, यानी कि इस तरह के कितने नंबर्स होंगे इस एपी में। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। लास्ट टर्म 994 है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो 994 है ये हमारा nth टर्म है, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है दैट इज 994। a की वैल्यू क्या है, पहला टर्म इज 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 7 इज इक्वल टू 994। ठीक है, तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। तो ये हो जाएगा 7n इज इक्वल टू 889 प्लस 7, तो n हो जाएगा 896 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 8 ज़ा 56, तो n की वैल्यू हो जाएगी 128, यानी कि टोटल 128 यानी कि 128 ऐसे 3 डिजिट नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो ये भी कुछ उसी पैटर्न का क्वेश्चन है जैसा हमने पिछला वाला किया था। तो हमें निकालना है मल्टीपल्स ऑफ 4 जो 10 और 250 के बीच में रहे। तो 10 के बाद सबसे नियरेस्ट मल्टीपल 4 का क्या होगा, 12, 4 3 ज़ा 12, राइट। उसके बाद क्या होगा, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, इस तरह से चलते रहेगा। और 250 के, तो अब देखना यह है कि 250 से पहले कौन सा वो नंबर है जो 4 का मल्टीपल है। तो अब 250 के जस्ट पहले आता है 249 जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है। उससे पहले आता है 248 और 248 जो है वो 4 का मल्टीपल है। तो यानी कि ये बना हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जहाँ पे हर कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो है 4। ठीक है, अब हमें निकालना है कि कितने ऐसे मल्टीपल्स होंगे, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है। तो 248 ये हमारा एक nth टर्म ही है, तो हम कह सकते हैं कि nth टर्म है 248, तो nth टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। a है पहला टर्म यानी कि 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 4, दिस इज इक्वल टू 248। तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12। तो फिर 4n हो जाएगा 248 माइनस 12 हो गया 236 प्लस 4, तो n हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 4। तो n की वैल्यू आ जाएगी 60, यानी कि 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 एग्जिस्ट बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63 65 67 डॉट 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 एंड 3 10 17 डॉट 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 इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग AP दिए हुए हैं, दोनों का एक ऐसा nth टर्म निकालना है जो सेम हो। मतलब इसका nth टर्म इस AP के लिए अगर हम एक an निकालते हैं और इस AP के लिए अगर हम एक an निकालते हैं तो ये दोनों जो हैं ये आपस में बराबर हों। तो ये हम करना चाह रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो पहले वाले AP के लिए जो nth टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a यहाँ पे है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 65 माइनस 63, तो ये हो जाएगा 2। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर a क्या है, पहला टर्म 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो जाएगा 7। ठीक है, तो अब n की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा 2n माइनस 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। तो n वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं और बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स को राइट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 7 प्लस 2 माइनस 63, तो ये हो जाएगा माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 70 प्लस 5। तो n इज इक्वल टू माइनस 65 बाई माइनस 5, तो n की वैल्यू हो जाएगी 13।
तो यानी कि 13th टर्म जो है वो दोनों एपी का बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 अप टू 253। इस क्वेश्चन में हल्का सा एक ट्विस्ट है कि हमें 20th टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट। ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि हमें यहाँ पीछे से 20th टर्म निकालना है। अब जो फॉर्मूला हम यूज़ करते चले आ रहे हैं वो तो हम आगे से यूज़ करते हैं, तो आगे से जो 20th टर्म है वो पीछे से 20th टर्म होगा ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, राइट। तो पीछे से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे सीरीज़ को उलट के लिखना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस एपी को रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि इसको पीछे से लिखेंगे। तो पहला टर्म हो जाएगा 253, अगला क्या होगा देखना पड़ेगा। पहले कॉमन डिफरेंस देखते हैं क्या है। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि कॉमन डिफरेंस है 5, ठीक है ना। अब चूंकि हम पीछे से लिख रहे हैं, जब हम आगे से लिखते हैं तो क्या करते हैं, हर एक टर्म के साथ 5 ऐड कर देते हैं, 5 ऐड कर देते हैं, तो हमारा दूसरा टर्म बन जाता है। अब हम पीछे से लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हर टर्म में 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उसके पहले वाला टर्म बन जाएगा, राइट। तो 253 माइनस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 248। 248 में माइनस 5 करेंगे तो हम क्योंकि हम पीछे से लिख रहे हैं, ठीक है ना। 248 में माइनस 5 करेंगे तो बन जाएगा 243, और इस तरीके से चलते चलते शुरुआत की तरफ आ जाएगा 8 और 3, 13, 8, 3। तो ऐसे हमने इसको रिवर्स कर दिया, क्योंकि अगर हम शुरू से लेके लास्ट तक जाते तो हर एक टर्म में 5 ऐड करते चले जाते और वैसे हमारा एपी बनता, ठीक है। तो अब ये जो उल्टा हुआ एपी है, इसका पहला टर्म क्या हो गया 253, इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि -5, ठीक है। तो अब हम निकाल सकते हैं 20th टर्म। 20th टर्म हो जाएगा a प्लस n-1, यानी कि 20 - 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 253 प्लस 19, ये माइनस हो जाएगा 19 इंटू 5, सो दिस इज इक्वल टू 158। तो मतलब पीछे से 20th टर्म होगा 158। तो इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हमको क्या करना है, पूरे एपी को रिवर्स कर देना है। तो इस क्वेश्चन में जो कॉमनली मिस्टेक होती है वो होती है ये कॉमन डिफरेंस को निकालने में, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस को लॉजिकली समझो, राइट। तो अगर कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है, इसका मतलब शुरू से लास्ट की तरफ लिखेंगे तो हर टर्म में हम +5 करते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब लास्ट से सामने की तरफ आ रहे हैं तो हम -5 करते चले जाएंगे, राइट। और उस तरीके से हम बड़ी ही आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 and the sum of the 6th and 10th terms is 44. Find the first 3 terms of the AP, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला रिलेशन 4th and 8th टर्म का सम है 24। एपी का 4th टर्म क्या हो जाएगा, मतलब A4 + A8 जो है दैट इज 24, और सम ऑफ द 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। ये हमारे गिवन कंडीशन है। 4th टर्म हम कैसे निकालते हैं, A + n-1, यानी कि 4 - 1 इंटू डी। 8th टर्म कैसे निकालेंगे, A + n-1, यानी कि 8 - 1 दैट इज 7D इज इक्वल टू 24। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2A + 10D इज इक्वल टू 24। तो अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा A + 5D इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन। ठीक उसी तरह इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। A + n-1 यानी कि 5D प्लस A + n-1 दैट इज 9D इज इक्वल टू 44। तो हो जाएगा 2A + 14D इज इक्वल टू 44। 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा A + 7D इज इक्वल टू 22। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम A और D की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार A और D निकल गया तो अब हम AP के पहले 3 टर्म्स आराम से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये है हमारा इक्वेशन 1 और ये है हमारा इक्वेशन 2। जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन रिवर्स हो जाएंगे, A कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -2D, ये हो जाएगा -10, तो फिर D हो जाएगा 5, ठीक है।
तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो गई 5। अब हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 से a की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 5d, यानी कि 12 माइनस 5 इंटू 5, तो 12 माइनस 25 दैट इज माइनस 13। तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 13 और d की वैल्यू हो जाएगी 5। अब ये दोनों निकल गया तो हम AP बना सकते हैं। पहला टर्म हमारा है माइनस 13, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा माइनस 13 प्लस 5, यानी कि माइनस 8, उसके बाद माइनस 8 प्लस 5 यानी कि माइनस 3, उसके बाद माइनस 3 प्लस 5 यानी कि प्लस 2। तो इस तरीके से हम AP बना सकते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि इसका अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज माइनस 8 प्लस 13 विच इज प्लस 5, और वही हमने निकाला था। तो ये बन जाएगा हमारा AP। Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in nth week her weekly savings become ₹20.75, find n. तो रामकली ने जो सेविंग शुरू की थी वो कितने से की थी, 5 रुपीज़ से फर्स्ट वीक में। उसके बाद हर वीक उसकी सेविंग बढ़ती गई बाई ₹1.75, यानी कि इसके अगले वीक हो गया 5 प्लस 1.75, उसके अगले वीक हो गया 5 प्लस 1.75 प्लस 1.75, उसके अगले वीक और एक और 1.75 ऐड हो गया और ऐसे होते चला गया। ठीक है, nth वीक में उसकी सेविंग हो गई ₹20.75, यानी कि जो इस AP का जो nth टर्म है वो है 20.75। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि पहला टर्म जो है वो है 5 और जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज़ 1.75। ठीक है, देयरफॉर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह हम लिख सकते हैं 20.75, a की जगह लिख सकते हैं 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज़ 1.75। अब आप इसको खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। अब लीनियर इक्वेशंस तो सॉल्व करना आपको आ ही गया होगा, है ना। तो इसको खुद ही सॉल्व करके आप n की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। पिगी बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं, ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है। मान लेते हैं कि मेरा एक पिगी बैंक है जिसमें मैं हर महीने पिछले महीने से 10 रुपये ज़्यादा जमा करती हूँ। तो पहले महीने मैंने 100 रुपये जमा किए, अगले महीने 110, उसके अगले महीने 120, उसके अगले महीने 130 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे ये बताओ कि अभी से एग्जैक्टली 1 साल बाद जो महीना आएगा उस महीने में मुझे कितने पैसे डालने पड़ेंगे, अगर ये मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, तो उसका मतलब है आपको क्या निकालना है। इसका मतलब है आपको इस AP का nth टर्म निकालना है। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर्स इस AP में हैं ये शो कर रहे हैं कि हर महीने हम पिगी बैंक में कितने पैसे डाल रहे हैं। 100 रुपये पहले महीने में डाल रहे हैं, 110 रुपये दूसरे महीने में डाल रहे हैं, 120 रुपये तीसरे महीने में डाल रहे हैं, राइट। तो जब मैं कहूँगी कि 1 साल के बाद जो महीना आएगा यानी कि 12th मंथ पे मैं कितने पैसे डालूंगी, तो मैं बेसिकली nth टर्म निकालूंगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे 12 महीने में मैंने टोटल कितने पैसे डाले हैं पिगी बैंक में, इसका मतलब है आपको क्या करना है, इसका मतलब है आपको ये सारे पैसे जोड़ने हैं स्टार्टिंग से, यानी कि 100 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 130 प्लस 140 सबको जोड़ना है। यार ये तो बड़ा टीडियस टास्क है, इतना कौन जोड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हमने एक फॉर्मूला दे दिया जिससे हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP निकाल सकते हैं, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। सम ऑफ n टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं SN से, जहाँ पे n एक सबस्क्रिप्ट की तरह यूज होता है, एंड दिस इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि अगर हमें फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और n की वैल्यू पता हो, यानी कि कितने टर्म्स का सम निकालना है, ये 3 चीज़ें अगर हमें पता हो तो हम आराम से सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है हमारे पास। अब ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये सारे बेसिक्स पे बेस्ड ही डिराइव हुए हैं। इनफैक्ट इस वाले फॉर्मूले से ही दूसरा वाला फॉर्मूला डिराइव हुआ है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमें उस AP का पहला टर्म पता है और आखिरी टर्म पता है। अगर वो एक फाइनाइट AP है, हमें पहला टर्म पता है, आखिरी टर्म पता है, और हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। ठीक है,
तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो ऐसे केस में हम ऑल्टरनेटिवली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, जहां पे a फर्स्ट टर्म है और l लास्ट टर्म है उस AP का। अब देखना ये है कि किस तरह से ये सम ऑफ n टर्म्स वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कितने पैटर्न के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर्मूला यही है। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लेसन में दो ही फॉर्मूले हैं, एक है nth टर्म, एक है सम ऑफ n टर्म्स। बट इनके बेसिस पे भी कई बार वर्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं जिनमें बच्चों को समझ नहीं आता है कि यहाँ पे AP कैसा बनेगा, तो वो AP ही नहीं बना पाते हैं, इसकी वजह से वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, इसीलिए हम ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक दो नहीं, खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक बार ये सारे क्वेश्चंस को आप देखोगे, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबको देख लोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो सारे आप खुद से अटेम्प्ट कर पाओगे। और अगर बाई चांस कहीं अटक भी गए तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है? तो पेन और पेपर लेके रेडी हो जाओ एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एक सिंपल सा एपी दिया हुआ है, कितने टर्म्स हैं वो भी बताया हुआ है, हमें सिर्फ सम निकालना है, ठीक है? तो हमने अभी अभी क्या देखा था कि सम ऑफ एन एपी, सम ऑफ एन टर्म्स हम कैसे निकालते हैं? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस वही तीन वैल्यूज पता होनी चाहिए, पहला टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स। अगर ये पता है तो हम बस ये वैल्यूज फॉर्मूले में डालेंगे और सम निकालेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर पहला टर्म क्या है? -37। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज -33 माइनस ऑफ -37 यानी कि +37। तो कॉमन डिफरेंस है 4 और n की वैल्यू है 12। तो ये सारे वैल्यूज डाल देते हैं, 12/2 इंटू 2 इंटू -37 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये 2 6 12 हो जाएगा। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा -180। तो कैलकुलेशंस आप खुद से भी कर सकते हो, उससे आपकी एक राउंड प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, लास्ट टर्म जिसे हम डिनोट करते हैं L से वो दिया हुआ है 45 और जो सम है वो दिया हुआ है 400। ये सारी चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं और हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालना है और कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। ये दो चीज़ें निकालनी है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है हम ये सम का जो नॉर्मली हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, वो अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें ना तो n पता है और ना ही d पता है, राइट? तो फिर कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? जो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला है, यानी कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, इसको लगाएंगे हम। अब Sn की वैल्यू है 400, n तो हमें पता नहीं है, निकालना है। a और l ये दोनों ही हमें पता है, तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 50, तो 2 इंटू 25 हो गया, तो n हो गया 400 डिवाइडेड बाई 25 यानी कि 16। तो n की वैल्यू हो गई 16। अब हमें d निकालना है। d निकालने के लिए हम क्या करेंगे? चूंकि ये लास्ट टर्म दिया हुआ है l इज इक्वल टू 45, तो l बेसिकली है क्या? कोई भी एक nth टर्म ही है इस AP का, राइट? तो nth टर्म को हम क्या लिखते हैं? a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये nth टर्म क्या है? 45। a क्या है? 5। n क्या है? 16, क्योंकि ये 16th टर्म है, राइट? टोटल 16 टर्म्स हैं इस AP के, तो जो आखिरी टर्म होगा वो 16th टर्म होगा, राइट? तो 16 माइनस 1 इंटू डी, तो 45 माइनस 5 हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 15d। तो d इज इक्वल टू 40/15। तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 8/3। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Show that A1, A2 up to AN form an AP where AN is defined as below। तो यहाँ पर ये AN जो है ये हम ऐसे लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट में लिखाएगा n, ठीक है? तो अगर ये AN जो है वो 3 + 4n से डिफाइंड है, तो क्या ये जो सीरीज़ है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा? करके देखते हैं। तो अगर AN 3 + 4n है तो A1 क्या होगा? पहला टर्म हो जाएगा 3 + 4 इंटू 1 यानी कि 7। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? 3 + 4 इंटू 2 यानी कि 11।
तीसरा टर्म क्या होगा, 3 + 4 × 3 यानी कि 15। ठीक है, तो हमारे जो टर्म्स होंगे वो ऐसे होंगे 7, 11, 15। तो अगर हम इनके कॉमन डिफरेंस को देखें तो क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 4, तो यानी कि कॉमन डिफरेंस 4 है, तो यानी कि ये एक AP बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पता चलेगा हमें। एक और एग्जाम्पल है an = 9 - 5n। तो इस केस में a1 अगर हम निकालें तो हो जाएगा 9 - 5 × 1 विच इज़ 4। a2 अगर हम निकालें तो हो जाएगा 9 - 5 × 2 यानी कि -1। a3 अगर हम निकालें तो 9 - 5 × 3 तो हो जाएगा -6। तो इस तरह के इसके टर्म्स बनेंगे, 4 - 1 इस तरह से, 4 - 1 - 6 एक्सेट्रा। तो अगर इनका कॉमन डिफरेंस देखें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो जाएगा -5, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म हो जाएगा -5, तो यानी कि कॉमन डिफरेंस है -5, तो ये भी हमारा एक AP बनाएगा। Question number 4. If the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, what is first term? What is the sum of first two terms? What is second term? Similarly, find third, 10th and nth terms. इसमें तो बड़े सारे सवाल हैं, राइट? तो देखते हैं क्या है। बता रहा है कि Sn जो है वो है 4n minus n square। ठीक है, मतलब सम ऑफ n टर्म्स। अब अगर हम n की वैल्यू 1 डाल देते हैं तो क्या होगा, S1 यानी कि सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 4 × 1 - 1 दैट इज 3। यानी कि ये 3 जो है ये एक्चुअली हमारा पहला टर्म है, राइट? सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब इट इज़ द फर्स्ट टर्म, राइट? तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 3। तो एक आंसर तो हमारा निकल गया। ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि n की वैल्यू 2 डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, S2 = 4 × 2 - 2 स्क्वायर, तो 8 - 4 यानी कि 4। तो यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स क्या हो जाएगा, 4। एक और सवाल का हमने आंसर निकाल दिया। तीसरा सवाल है व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म। अब अगर पहला टर्म 3 है और पहला और दूसरा टर्म का सम जो है वो 4 है, तो दूसरा टर्म क्या होगा, जाहिर सी बात है कि दूसरा टर्म 1 होगा, तभी तो पहला टर्म 3 है और दोनों का सम जो है वो 4 है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड टर्म होगा वो क्या होगा, S2 - S1 दैट इज़ 4 - 3 विच इज़ इक्वल टू 1। तो मतलब व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, इसका आंसर हो जाएगा 1। सिमिलरली फाइंड थर्ड, 10th एंड nth टर्म्स। अब कोई भी nth टर्म निकालने के लिए हमें A पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए, राइट? तो A तो हमें पता है कि 3 है, D क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि -2, और इनके हेल्प से हम कोई सा भी टर्म निकाल लेंगे। तो थर्ड टर्म निकालते हैं, थर्ड टर्म हो जाएगा A + n - 1 × D। A की वैल्यू है 3 + 2 × -2, तो ये हो जाएगा -1। तो हमारा थर्ड टर्म है -1। अब 10th टर्म निकालते हैं, ये हो जाएगा A + n - 1 × D। तो A है 3 + 9 × -2, तो -18 + 3 यानी कि -15। ठीक है, ये हो जाएगा 10th टर्म। ठीक उसी तरीके से अगर nth टर्म निकालना हो तो हो जाएगा A + n - 1 × D यानी कि 3 + n - 1 × -2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे सवालों के जवाब दे दिए और सारे एक एक लाइन के जवाब थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे कौन से इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6 है। 6 का पहाड़ा याद करो, 6 का टेबल, 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 4 = 24, और ऐसे करते करते ये सारे जो हैं ये सारे क्या हैं, डिविजिबल बाई 6 है, करेक्ट। और हमें कहाँ तक चाहिए, हमें अप टू 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, मतलब ऐसे हमें 40 टर्म्स चाहिए, 40 नंबर तक नहीं चाहिए, 40 ऐसे टर्म्स चाहिए। जैसे 1 2 3 4 टर्म्स मैंने लिखे हैं, ऐसे हमें 40 टर्म्स चाहिए और इनका हमको निकालना है सम। ठीक है, पहला टर्म क्या है 6, कॉमन डिफरेंस क्या है
6। ठीक है, तो हम Sn निकालने की कोशिश करते हैं। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n क्या हो जाएगा 40/2 इंटू 2 इंटू a दैट इज़ 12 प्लस n-1 इंटू d। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 4920। तो कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना। ठीक है, मेन है कि आपको देखना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और निकालना क्या है। एक बार वो आपने सॉर्ट कर लिया तो मतलब इट इज़ डन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. ठीक है, टोटल मेरे पास है 700 रुपये, जिससे हमें 7 प्राइज देने हैं। ठीक है, और किस तरह से प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि हर एक प्राइस जो है उसके पिछले वाले प्राइस से 20 रुपये कम हो। ठीक है ना, तो मान लेते हैं अगर पहला प्राइज़ A है तो अगला प्राइज़ हो जाएगा A-20, उसका अगला प्राइज़ हो जाएगा A-20 यानी कि 40, उसका अगला हो जाएगा A-20 यानी कि A-60, मतलब A-40 पे भी -20। ठीक है, तो इस तरीके से हमें टोटल 7 प्राइजेस देने हैं, मतलब टोटल 7 ऐसे टर्म होने चाहिए। यहाँ पर मैंने 4 टर्म्स लिखे हैं, ऐसे टोटल 7 टर्म्स होने चाहिए। और इन सब का सम कितना है दिया हुआ है ₹700। ये सारे प्राइजेस को मिला के जो पैसे हैं इनका सम क्या है 700 है। टोटल ऐसे कितने टर्म्स है 7, मतलब n की वैल्यू 7 है। ठीक है, अब हमें ये a की वैल्यू निकालनी है। a निकल जाएगा तो ये सारे के सारे प्राइजेस की वैल्यू निकल जाएगी। अब हमें क्या पता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। 700 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 यानी कि 6 इंटू डी। डी क्या है, डिफरेंस कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर हम करें तो मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है -20। राइट, कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी आ गया मेरा -20। राइट, तो यहाँ पर -20 डाल देते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, ये इधर आ जाएगा तो उधर रह जाएगा 2a माइनस 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 700/7। तो 7 इंटू 100 इज 700। तो 2a क्या हो जाएगा 200 प्लस 120, तो a हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 160। तो a की वैल्यू हो गई 160। अब चूंकि a 160 हो गया तो a -20 क्या हो जाएगा 140। a-40 क्या हो जाएगा, इसमें भी 20 और घटा देंगे 120, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 40। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो जाएंगे हमारे वैल्यू ऑफ ऑल द 7 प्राइजेस। क्वेश्चन नंबर 7। A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center at A. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह के स्पाइरल्स बने हुए। बेसिकली इस डिज़ाइन को ऐसे ऑब्जर्व करो, एक यहाँ सेमी सर्कल है, उसके बाद एक थोड़ा बड़ा सेमी सर्कल है, उसके बाद फिर थोड़ा और बड़ा एक सेमी सर्कल है, उसके बाद और बड़ा सेमी सर्कल है। तो इस तरह से इसका पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और एक के बाद ऐसे एक सेमी सर्कल्स आते जा रहे हैं। कितने सेमी सर्कल्स आ रहे हैं ऐसे, टोटल 13 ऐसे सेमी सर्कल्स आ रहे हैं। ठीक है, और इनकी जो रेडियाई है हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो रेडियस बढ़ कैसे रहा है, पहले 0.5 था, फिर 1 हो गया, फिर 1.5 हो गया, फिर 2 हो गया। तो यहाँ पर हम नोटिस करते हैं एक पैटर्न 0.5 1 1.5 2, मतलब 0.5 से जो है ये बढ़ रहा है। राइट, हमें क्या निकालना है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, अगर हम सिर्फ पहले सेमी सर्कल की बात करें तो इसका टोटल लेंथ कितना होगा, इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर। ठीक है, हमें क्या पता है एक सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, सरकमफेरेंस जिसे हम कहते हैं 2πr। तो अगर हम सेमी सर्कल की बात करें तो वो सर्कल का आधा हो जाएगा यानी कि πr हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस स्पाइरल की टोटल लेंथ की बात करें तो वो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, पाई ऑफ r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4।
राइट, ऐसे ही हो जाएगा। अब R1 R2 की वैल्यूज़ क्या है, 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस 2.5 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाले पे अगर हम फोकस करें तो ये एक AP है, राइट, जिसका पहला टर्म है 0.5, जिसका कॉमन डिफरेंस भी है 0.5, ठीक है, और जिसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 13, क्योंकि ऐसे 13 सेमी सर्कल्स हैं। तो हम ये अंदर वाले का जो सम है वो निकाल सकते हैं SN वाले फॉर्मूले से, जो कि हो जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/2 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 0.5 हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 7/2, ये इसका सम निकल जाएगा। तो अब अगर हम बात करें टोटल लेंथ की, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा पाई इंटू इस ये वाला सम, तो पाई इंटू 13 इंटू 7/2, पाई क्या होता है 22/7 इंटू 13 इंटू 7/2, तो 7 कैंसिल हो गया, 2 11 ज़ा 22, तो 11 इंटू 13 कितना हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल। ठीक है, ज़्यादा घुमा फिरा क्वेश्चन था नहीं, सिंपल ही था, जस्ट दैट आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि यहाँ पर AP क्यों अप्लाई हो रहा है, AP का कॉन्सेप्ट अप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो पैटर्न है ना ये हमें क्लियरली बता रहा है कि ये एक ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा है जहाँ पे एक कॉमन डिफरेंस है, तो इसीलिए वर्थ इट है कि हम AP के कॉन्सेप्ट का यूज़ करें। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स के हेल्प से हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो इस तरह से हमने खत्म किया दिस लेसन ऑन AP, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जैसा कि मैंने बताया था ये लेसन बहुत ही सिंपल था, सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट्स थे और हमने खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, और इसके बाद आई एम प्रिटी श्योर कि आप अपने टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। हमारी वेबसाइट है learnerhub.com, वहाँ पर आस्क क्वेश्चंस का एक कॉलम है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी क्वेश्चन उस पर डाल सकते हो एंड वी विल इंश्योर दैट वी आंसर देम। ठीक है, और मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप अपना फीडबैक कमेंट्स में लिख के हमें बताएं, वीडियो को शेयर करें ऑन फेसबुक और व्हाट्सएप, और मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।